आज हमारे साथ चर्चा में हैं पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर नसीरुद्दीन सिद्दीकी जी। वक्फ पर जिस तरह संसद में घमासान चल रहा है और इंडिया गठबंधन ने वक्फ पर लाए गए बिल के विरोध में बड़ी ऊंची जबान में समझाने की कोशिश भी की है मौजूदा सरकार को। आज जानना चाहते हैं क्योंकि नसीरुद्दीन सिद्दीकी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से वक्फ के बारे में क्या है, वक्फ की जो टेक्निकल चीजें हैं उन पर बताएंगे कि वक्फ का बिल क्यों जरूरी नहीं है इस तरीके से लाना। नसीरुद्दीन सिद्दीकी से चर्चा करते हैं जी। आपका स्वागत है सर। जी शुक्रिया आपको, आपके चैनल का मैं वेलकम करता हूँ। जहाँ तक वक्फ पे जो बिल आ रहा है ये कहीं से भी सही नहीं। वक्फ की जमीन सरकार की जमीन नहीं है, वक्फ आज का नहीं है। अगर हम 1400 साढ़े 1400 साल पहले जाएं तो हमारे सबसे बड़े पैगंबर, सबसे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में 600 खजूर के पेड़ लगाए थे और उसको वक्फ कर दिया था। वक्फ का मतलब ये था कि उसकी जो फसल है उसको बेच करके गरीबों की लड़कियों की शादी करना, दूसरा करना। तो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देता है। अब जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है उसमें सरकार कब्जा जमाने लगे, ये कहीं से मुनासिब नहीं। ये बिल जानबूझ करके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। आप पंजाब उठा करके देख लें, पंजाब में जो वक्फ की गई थी जगहें, जो जमीनें वक्फ की गई थी, आज तमाम लोगों के कब्जे हैं। मुझे तो यहां तक पता चला है कि जो एक बड़े उद्योगपति हैं उनका भी मकान वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। तो ये जब सब चीजें सामने आती हैं तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो मुसलमानों का वक्फ है, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, ये जो बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हैं, प्रॉपर्टियां हैं, दूसरी चीज़ें हैं। अब क्या है कि मेरे गांव में मस्जिद है, एक मिर्दहान टोला की मस्जिद। तो अब से करीब 14-15 साल पहले हम सब लोगों ने कुछ ज़मीन खरीद करके उसके नाम वक्फ कर दी, खरीद करके रजिस्ट्री करा करके उसके नाम वक्फ कर दी। तो क्या जो हमने खरीद के की है आज वो भी उसी के अंडर में आ जाएगी? ये एक मिसाल दिया मैंने छोटी सी मिसाल दिया। तकरीबन 3 लाख करोड़ की संपत्ति दूसरों के हाथ में देने की ये साजिश है जो कि कहीं से भी सही नहीं है। सरकार को बाज आना चाहिए और ऐसे बिल को वापस लेना चाहिए। माननीय मंत्री, जिस तरीके की बात सामने आ रही है इस पर मैंने भी थोड़ा जिस तरीके से देखा है कि एक चीज ये है कि जो ये बिल पास करवाना चाहते हैं उस बिल में खास बात ये है कि जो पूंजीपतियों के पास में जमीन है, प्रॉपर्टी है वक्फ की, जो काबिज हैं, इसमें ऐसा भी कोई कानून है, शायद आपको ज्यादा जानकारी हो, कि जो 12 साल से काबिज हैं वो और 12 साल का वक्त पूरा होने में वो प्रॉपर्टी उसी की होकर रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है पहले कि किसी भी जमीन में अगर किसी आदमी ने 12 साल या उससे ज्यादा लगातार उसमें कब्जा कर रखा है, उसको खाली कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया, उसको खाली कराने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया और वो लगातार 12 साल या उससे ज्यादा कब्जे में है, तो उससे वो जमीन खाली नहीं करवाई जा सकती। अब आपका जो सवाल है, तो इसमें 90% ऐसी प्रॉपर्टियां हैं कि जिनमें हमेशा एतराज लगाया जाता रहा कि ये वक्फ की जमीन है, ये कब्रिस्तान की जमीन है, ये मस्जिद की जमीन है, ये फला चीज की जमीन है, इसको खाली करो। लेकिन आज तक वो खाली नहीं हुई है, तो उसकी आड़ में ये कब्जा करना चाहते हैं। जो वक्फ की जमीनें हैं, कब्रिस्तान की जमीनें हैं, उन पे कब्जा करना चाह रहे हैं, मस्जिदों की जमीनों पे कब्जा करना चाह रहे हैं, जो खानकाहों की जमीनें हैं उनमें कब्जा करना चाह रहे हैं। तो भाई इस तरीके से तो हर समाज के धार्मिक वो तमाम प्रॉपर्टी होती है, तो ये तो ठीक नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो कोई समाज हो, किसी के लिए सही नहीं है। जिस तरीके से ये आपने कहा कि हमने जमीन लेकर मस्जिद के लिए वक्फ कर दी,
इसी तरह ही वक्फ की जितनी भी जायदाद है वो अपनी निजी प्रॉपर्टी को वक्फ किया गया, ये आप जानते होंगे माननीय मंत्री जी। लेकिन इसमें जो मेन बात है कि इस प्रॉपर्टी में जो कानून लाया जा रहा तो दूसरे अदर लोगों को भी शामिल किया जाएगा। प्रॉपर्टी तो आपकी, लेकिन दूसरे लोगों का क्या मतलब बैठता है? एक और दूसरा मिसाल दे दूं, मेरे दादा मरहूम ज़हूरुद्दीन सिद्दीकी तकरीबन 55 साल पहले इंतकाल हुआ था। उनकी जमीन थी, उनके दादा के दादा के दादा की जमीन थी, पता नहीं 1500 साल पुरानी कब की जमीन थी। उन्होंने अपनी जमीन भी वक्फ कर दी थी। आज तो उनका वक्फ बोर्ड का कब्जा है, उसमें वक्फ बोर्ड का स्वामित्व है। तो जमीन दें, हम वक्फ बोर्ड के लिए दें, वक्फ के लिए दें, फला बहबूती के लिए दें, गरीबों के इस्तेमाल के लिए दें। गरीबों के इस्तेमाल का मतलब उससे जो फायदा होता है, हमने मान लिया एग्रीकल्चर लैंड दी, तो उससे जो फसल आ रही, आमदनी आ रही, वो गरीबों के बच्चों को के काम आए, लड़कियों के काम आए, लड़कों के काम आए, इसलिए दी गई थी। वो तो उद्योगपतियों के काम आ रही है। ये बिल्कुल सरासर गलत है और मैं इसकी मजम्मत करता हूं। जिस तरीके से आपने देखा होगा माननीय मंत्री जी कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है इसको लेकर मुस्लिमी हितैषी कानून बता रहे हैं जो मौजूदा सरकार के लोग हैं कि मुस्लिमों के हित का कानून होगा ये जो बिल पास कराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये मुस्लिमों के हित में सोचा जाता तो जो नाजायज कब्जे है वक्फ की प्रॉपर्टी पर तो सरकार उनको खाली कराती सबसे पहले, तो तब तो मुस्लिमों के हित की बात होती। लेकिन यहाँ तो जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं वही वक्फ की प्रॉपर्टी पर अपना महल बनाए हुए हैं। देखिए, उद्योगपतियों को जो सरकारी संपत्ति थी वो बेच दी गई। सारे जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर, रेलवे से लेकर के, अब वो मुसलमानों की जो वक्फ की संपत्ति है उसकी तरफ बढ़ गए हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि कुछ मुतवल्ली, वो भी 1% से कम, कुछ मुतवल्ली वक्फ की जमीन का नाजायज फायदा उठाते हैं। मैं सही बात को एक्सेप्ट करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी वक्फ की जमीन छीन करके आप उद्योगपतियों को दे दें। जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं उनकी जांच करा के उनको जेल भेजिए, उनसे नाजायज फायदा जो उठाया उनसे वसूली कीजिए। सरकार का ये काम है, सरकार का ये काम नहीं है कि वक्फ की जमीन खाली करा करके और आप उद्योगपतियों को भेज दें। जिस तरह एक दिन इंडिया गठबंधन ने पुरजोर विरोध किया है इस बिल का और फिर भी जेपीसी में इसको बिल को पास करने के लिए भेज दिया गया है, तो क्या इसके बाद में इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई आवाज बुलंद होगी? बराबर बुलंद कर रहे हैं। जेपीसी में पास करने के लिए नहीं भेजा गया। जेपीसी पास नहीं करती है। जेसीपी उसमें छानबीन करेगी कि जो एतराज लगे हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। ये जो बिल आया है बिना एतराज, जो एतराज नहीं भी लगे हैं, वो गुण दोष के आधार पर वो अपनी रिपोर्ट देगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह 2000 लोकसभा 24 जो चुनाव हुआ है उसमें भाजपा ने अपनी काफी जमीन खो दी, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम का एक राग था वे नहीं चल पाया। लेकिन कहीं ना कहीं अब फिर उसी राग को दोहराया जा रहा हो। पहले 3 तलाक का बिल लाया गया था, अब जब देखा कि अब ग्राफ डाउन होता जा रहा तो अब ये वक्फ का मुद्दा उठा दिया गया। देखिए, ये जानबूझ करके ऐसा काम किया जाता है। इस जमीन हथियाने के साथ साथ इसमें दूसरी साजिश भी है। ये हिंदू मुस्लिमों को अलग करने की भी इसमें साजिश है। एक ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि हिंदू समाज देख लो, हम तुमको नहीं परेशान कर रहे हैं, हम मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, आप खुश हो जाओ। अरे भाई, ये देश है, ये हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब रही है। यहाँ हिंदू को खून की जरूरत पड़ी तो मुसलमान ने दिया, मुसलमान को खून की जरूरत पड़ी तो हिंदू ने दिया। ये वो देश है हिंदुस्तान। जब मुल्क आजाद हुआ तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके इसमें कुर्बानियां दी और हिंदुओं ने कुर्बानियां दी। सब ने कुर्बानी दी जब देश आजाद हुआ है। ये सबका देश है, इसको बांटने का काम न किया जाए और ये वक्फ की संपत्ति को उर्द खुर्द बुर्द न किया जाए। ये बिल्कुल गैर कानूनी, इलीगल है। अगर ये इस बिल को कोशिश पूरी जिस तरीके से एक की गई है और ज्यादातर पूर्व में देखा गया कि जिस बिल को लाते हैं ये किसी ना किसी रूप में थोप देते हैं उसको माननीय मंत्री, तो उस कंडीशन में इंडिया गठबंधन क्या करेगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन को लगभग सर्व समाज ने ही वोट देकर जो 2024 के चुनाव में एक इतिहास बदलने का काम किया है बीजेपी का,
वहीं मुस्लिम समाज ने भी हर लोकसभा में 10 से 11 लाख वोट देने का काम किया है। तो क्या मुस्लिम आज भी अपने आप को ठगा सा महसूस करता रहेगा? उसकी आवाज दबके रह जाएगी? देखिए, इंडिया गठबंधन का मैं कोई कारिंदा नहीं हूं, कोई जिम्मेदार जो फैसला ले सके, ऐसी जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है कि आपकी बात का जवाब मैं ये दे सकूं कि इंडिया गठबंधन ये करेगा। हाँ, हम इंडिया गठबंधन में हैं और भले ही फैसला नहीं ले सकते हैं, सलाह तो दे ही सकते हैं। तो हम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय अखिलेश यादव जी और दूसरे और हैं, उनसे निवेदन ये करेंगे कि इसको हाउस में पास ना होने दें। उसके बाद अगर कामयाबी नहीं मिलती तो हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। आपने कहा है कि आपकी तरफ से कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जा सकता, आप मशवरा दे सकते हैं। मंत्री जी, आप एक मुस्लिम चेहरा हैं। जितने भी मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश या पूरे देश में ज्यादातर ये देखते हैं कि नसीरुद्दीन सिद्दीकी एक चेहरा है जिससे हम अपनी बात जाकर रख सकते हैं। आप एक माध्यम है। राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी सबसे डायरेक्ट नहीं मिल पाती हैं, तो आप एक माध्यम है। आप तक मैसेज इसलिए पहुंचाया जा रहा है हमारे चैनल के द्वारा कि आप ये इस बात को मजबूती के साथ आगे तक पहुंचाएं। इसमें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया, आपके चैनल के माध्यम से प्रॉमिस कर रहा हूं कि हम जिस तरीके से कहना चाहिए, हम अपने नेताओं से, पार्टी के नेताओं से और इंडिया गठबंधन के नेताओं से हम गुजारिश करेंगे और जितना हो सकेगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन के नेता हमारी रिक्वेस्ट को, हमारी गुजारिश को मानेंगे और वो अगला कदम इस गैर कानूनी बिल को के खिलाफ जरूर उठाएंगे। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर नसीरुद्दीन सिद्दीकी ने चर्चा के दौरान, कांग्रेस के लीडर नसीरुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत सारी जानकारी दी है। वक्फ पर लेकर जो डिस्कशन हुआ है, वक्फ पर कहीं ना कहीं नसीरुद्दीन सिद्दीकी ये भी कहते हुए नजर आए कि आवाज मैं बुलंद करूंगा और जो इंडिया गठबंधन में फैसले लेने हैं वो राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, अखिलेश को लेने हैं, उनके सामने तक बात को मजबूती के साथ रखना मैं कहीं ना कहीं अपना फर्ज मानता हूं और ये बातों को वहां तक पहुंचाऊंगा। तो नसीरुद्दीन सिद्दीकी ने चर्चा की जानकारी देते हुए जो चीजें चर्चा में रखी है, शाहलट में आप देख रहे कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राणा की दिल्ली से एक खास रिपोर्ट।